आज के इस अध्याय में हम लोग आधुनिक भारत का आरंभ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि हमारा जो सिलेबस है वह 1761 ईस्वी से आरंभ होता है। इसका मतलब इतिहासकारों का जो एक वर्ग है वो ये मानता है कि आधुनिक भारत का आरंभ 1761 ईस्वी से मानना चाहिए। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने भारतीय इतिहास को मोटे तौर से 3 भागों में बांटा है। यदि हम लोग इसके विभाजन की बात करें तो सामान्य सा विभाजन जो हम लोग जानते हैं वो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के रूप में होता है। यदि हम लोग इसके समय की बात करें, कालखंड की बात करें, तो आदि मानव से लेकर के या जिस समय से हमें प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान होता है वहां से लेकर के हम लोग इसका समय लगभग 1200 ईस्वी तक का समय मानते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग इसका समय 1206 से लेकर के 1761 ईस्वी तक का समय मानेंगे और आधुनिक भारत का समय हम लोग 1761 से आरंभ करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस 1761 से शुरू हो रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मध्यकालीन भारत के भी हमने 2 भाग किए। पहले भाग में हमने सल्तनत काल को पढ़ा और दूसरे भाग में हमने मुगल काल को पढ़ा। 1206 से लेकर के जब से ऐबक सत्ता संभालते हैं 1526 ईस्वी तक का समय हमने सल्तनत काल के दौरान पढ़ा और बाबर के द्वारा अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी को जब 1526 में परास्त कर दिया गया वहां से लेकर के हम लोग 1761 तक का समय मुगल काल के तौर पे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानें कि 1761 में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम लोगों ने आधुनिक भारत का आरंभ यहां से माना है, या कहें कि हमने मध्यकालीन भारत को यहां पर समाप्त माना है। इतिहासकारों का वह वर्ग जो इस बात को बताता है कि मध्यकालीन भारत का अंत और आधुनिक भारत का आरंभ 1761 ईस्वी से माना जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों के वर्ग इसके अलावा अन्य तिथियों पर भी जोर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानें कि इतिहासकारों के कुछ वर्ग आधुनिक भारत के आरंभ को लेकर के किन किन बातों को अपने तर्कों से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इतिहासकारों का एक वर्ग 1761 से आधुनिक भारत का आरंभ मानता है। इसके पीछे की धारणा या तर्क यह है कि 1761 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतिहासकारों का वह वर्ग 1761 से ही आधुनिक भारत को शुरू मानता है, आरंभ मानता है। हम लोग जानते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। यह भारतीय इतिहास के उन निर्णायक युद्धों में से एक था जिसने भारतीय इतिहास की दशा और दिशा को बदला। इस युद्ध के उपरांत जहां मुगल कमजोर हो गए, अंतिम आशय के तौर पर मराठे परास्त हो गए, वहीं इसका सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटिश कंपनी को हुआ और हम लोग आधुनिक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार को, उनकी नीतियों को पढ़ते हैं। इस आधार पर इतिहासकारों का एक वर्ग ये कहता है कि 1761 से आधुनिक भारत का आरंभ मानना चाहिए। वहीं इतिहासकारों के कुछ अन्य वर्ग अन्य तिथियों पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हमें आधुनिक भारत का आरंभ 1757 से मानना चाहिए। वे कहते हैं कि 1757 में भी प्लासी का युद्ध हुआ जिसके माध्यम से बंगाल में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार को आरंभ किया। इसी कारण
इतिहासकारों का एक वर्ग प्लासी के युद्ध से आधुनिक भारत का आरंभ मानता है। तीसरी अवधारणा की बात करें तो इतिहासकारों का एक वर्ग 1857 ईस्वी से आधुनिक भारत का आरंभ मानता है। हम लोग ये जानते हैं कि 1857 ईस्वी भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा। यह स्वतंत्रता आंदोलन का वह वर्ष था जब संगठित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने एक संगठित आंदोलन आरंभ किया। इतिहासकार ये कहते हैं कि 1857 से ही हमें आधुनिक भारत का आरंभ मानना चाहिए। वहीं इतिहासकारों का एक वर्ग 1707 ईस्वी तक ही मध्यकालीन भारत को मानता है और वे कहता है कि 1707 ईस्वी से हमें आधुनिक भारत का आरंभ मानना चाहिए। इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि अंतिम महान मुगल बादशाह औरंगजेब की इस समय आकर के मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के उपरांत जो भी मुगल बादशाह रहे उस दौरान मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ, जिसका सर्वाधिक लाभ ब्रिटिश कंपनी को होता है और उन्होंने अपने साम्राज्य का भारत में प्रभावी विस्तार भी किया। इसीलिए वे कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत में मुगल काल का या मध्यकाल का समापन हो जाता है और हम लोग यहीं तक मध्यकालीन भारत को माने। एक इतिहासकारों का अन्य वर्ग 1885 से आधुनिक भारत का आरंभ मानता है। वह कहता है कि हमने 1885 में एक घटना देखी है और वह है इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इतिहासकारों का यह वर्ग कहता है कि आधुनिक भारत में हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान, उसकी भूमिका के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अतः इस तर्क के आधार पर वे कहते हैं कि आधुनिक भारत का आरंभ 1885 से मानना चाहिए। बहरहाल हमारा सिलेबस इस बात पर जोर देता है कि आधुनिक भारत का आरंभ 1761 से ही होता है और इसी आधार पर हमारा सिलेबस आधुनिक भारत का इतिहास 1761 से आरंभ होता है। यदि हम लोग पानीपत की बात करें, जिसके कारण हमने आधुनिक भारत के आरंभ को इस घटना से जोड़ा है और इसके परिणामों से हमने आधुनिक भारत को आरंभ माना है, तो यह थोड़ा सा जान लें कि पानीपत के युद्ध ने भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या कहें, इसके परिणामों ने भारतीय इतिहास की दशा और दिशा दोनों को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। हम जानते हैं कि पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए, पानीपत प्रथम, पानीपत द्वितीय और पानीपत का तृतीय युद्ध। यदि हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो वह 21 अप्रैल 1526 को मुगल बादशाह बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत जो है वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी परास्त हुआ। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। यह वह युद्ध पद्धति थी जिसमें सेना का एक भाग रिजर्व रखा जाता था और अवसर पड़ने पर वह रिजर्व आर्मी शत्रु सेना के पीछे से जाकर के उस पर हमला करती थी और इस हमले से शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी और उसका परिणाम
बदल जाता था। इसके अलावा इस युद्ध में उस्मानी और रूमी विधि भी प्रयुक्त हुई। यह तोप को लगाने या सजाने की विधि थी, अर्थात इस विधि से यह तय होता था कि तोपों को किस पोजीशन में लगाई जाएगी ताकि उसका भरपूर फायदा उठाया जा सके। ये पद्धति सबसे पहले उस्मानियों ने 1514 ईस्वी में ईरान के विरुद्ध चाल्दीराम के युद्ध में प्रयोग में लाई गई। भारत में इस पद्धति को लाने का श्रेय बाबर को जाता है। इस युद्ध के परिणामों ने भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत किया और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। तो पानीपत के पहले युद्ध से भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। वहीं हम लोग इसके उपरांत पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो वह युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। इसमें मुगलों की तरफ से जो अकबर इस समय बहुत छोटा था और सामने की तरफ अफगान शासक आदिल शाह की ओर से हेमू इस युद्ध में भाग लेता है। अकबर की तरफ से या मुगल सेनापति इसमें बैराम खां होता है। दोनों के मध्य भीषण युद्ध होता है। इतिहासकार आरिफ कंधारी इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, अर्थात वह स्वयं उस मैदान में मौजूद था जिस समय पानीपत का दूसरा युद्ध चल रहा था। हेमू अपने हाथी, जिसका नाम हवाई था, उस पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में आकर लगता है और हेमू हाथी से गिर जाता है और इस घटना से हेमू की सेना में भगदड़ मच जाती है और हेमू इस युद्ध में परास्त हो जाता है। पानीपत के इस दूसरे युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि इस युद्ध के उपरांत भारत में मुगल वंश की, मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना होती है। हम जानते हैं कि बाबर के उपरांत हुमायूं जो उनका अगला शासक बना, उसके दौरान भारत में जो समस्याएं खड़ी हुई शेरशाह के कारण, उसकी वजह से हुमायूं का राज्य अस्थिर बना रहा। अकबर जो अभी इस समय बहुत छोटा है और उसका सबसे प्रबल शत्रु आदिल शाह, जिसका प्रधानमंत्री हेमू है, वह इनको कड़ी चुनौती दे रहा है। तो इस युद्ध में जब निर्णायक रूप से आदिल शाह परास्त होता है तो मुगलों की साम्राज्य की पुनर्स्थापना का मार्ग एक बार से फिर से प्रशस्त होता है और हम लोग जानते हैं कि उसके उपरांत प्रभावी रूप से मुगल वंश स्थापित हुआ और एक लंबे समय तक उन्होंने भारत में राज्य किया। अब पानीपत के तीसरे युद्ध की हम लोग बात करें जो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। इस समय मुगल शासक अली गौहर था, जो शाह आलम
द्वितीय की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। 1759 में इसका राज्यारोहण होता है, जो 1806 तक ये अपने अपने साम्राज्य में बना रहता है, शासक बना रहता है। इस समय मराठों का संघर्ष अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से होता है। मराठों के संरक्षण में मुगल शासक शासन करता है। मराठे जो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण शक्ति हैं, वे यहां से उठ करके उत्तरी भारत पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। इसी कारण वे पंजाब के क्षेत्र तक भी पहुंचते हैं, जो अब्दाली के प्रभाव में। मुगलों के संरक्षक के तौर पर मराठे अब्दाली से संघर्ष करते हैं और अब्दाली को परास्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब्दाली इस युद्ध में विजयी रहता है और मराठे इस युद्ध में परास्त हो जाते हैं, जिसके उपरांत मराठे पुनः सिमटकर अपने महाराष्ट्र के एरिया में रह जाते हैं और उत्तरी भारत में एक बड़ा वैक्यूम बनता है, एक शून्य की स्थापना होती है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटिश कंपनी उठाती है। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली युद्ध को जीतने के उपरांत वापस अफगानिस्तान की ओर लौट जाता है, मराठे जो इस समय सबसे ताकतवर शक्ति थी वापस दक्षिण की तरफ आ जाते हैं और मुगल जो पहले से कमजोर हैं वे बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। इस स्थिति का लाभ ब्रिटिश उठाते हैं और वे धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार बंगाल से आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार पानीपत का तीसरा युद्ध अपने महत्वपूर्ण परिणामों के साथ आधुनिक भारत के आरंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।